स्वागत सभी को NISMseries.com के और एक नए वीडियो के ऊपर। तो आज का वीडियो होने जा रहा है NISM एग्जाम का चैप्टर 5 यानी कि आपका इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस में आप कैसे स्ट्रेटेजीज बना करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसका पार्ट 2 लेकर के। तो आज के वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर रहेगा और उसके साथ आपका उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। तो पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपका, an order is placed to sell 500 unit of a contract with an immediate or cancel or IOC time condition. If the best available bid is for 300 unit, what will be the outcome of this order? तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक स्टॉक का 500 यूनिट का आपका एक सेल आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। इमीडिएट मतलब इमीडिएट और कैंसिल मतलब अगर वो स्टॉक आपका ट्रिगर हो जाए तो ट्रिगर हो जाए, नहीं तो कैंसिल हो जाए, यानी कि आपका आईओसी ऑर्डर में। तो उसमें आपका 300 यूनिट का बीड उसको मिल जाए, मतलब जो अच्छा है 300 यूनिट का बीड मिल जाए, तो बाकी का 200 यूनिट जो बचा हुआ है उसका आपका क्या होगा। तो पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन होगा आपका, द इंटायर ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स विल बी कैंसिल इमीडिएटली एज ए फुल मैच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा है आपका, द ऑर्डर विल रिमेनिंग पेंडिंग फॉर 300 यूनिट एंड द बेस्ट एंड द रेस्ट विल बी द कैंसिल। तीसरा होगा आपका, 300 यूनिट विल बी सोल्ड एंड द रिमेनिंग अनमैच्ड पोजीशन ऑफ 200 यूनिट विल बी द कैंसिल इमीडिएटली। चौथा है आपका, 300 यूनिट्स विल बी सोल्ड एंड द रिमेनिंग 200 यूनिट्स विल बी कन्वर्ट टू ए डे ऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, 300 units will be sold and the remaining unmatched portion of the 200 unit will be cancelled immediately। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये वाला आंसर क्यों है, क्योंकि आपको दिखा गया मतलब जो आपका आईओसी ऑर्डर है, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, उसमें क्या होता है आपका, जो भी आपका नियरेस्ट जो बायर होता है, मतलब नियरेस्ट जो आपका आप सेल ऑर्डर लगाओ तो नियरेस्ट जो आपका सबसे काज मतलब सबसे करीब जो आपका बायर आपके सामने खड़ा हुआ है, उसको वो क्वांटिटी आपका सेल हो जाता है, और जो भी आपका क्वांटिटी बचा हुआ जाता है वो वाला आपका क्वांटिटी आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा आपका आंसर सी। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। ए ट्रेडर प्लेस ए स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर विथ ए ट्रिगर प्राइस ऑफ 95 एंड ए लिमिट प्राइस ऑफ 92। इफ द मार्केट ड्रॉप्स टू 94, व्हाट हैपेंस टू द ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टॉक का मतलब एक ट्रेडर ने एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाया है, उसका आपका ट्रिगर प्राइस है आपका 95 और उसका आपका लिमिट प्राइस उन्होंने डाला आपका 92। तो मार्केट 95 से 95 के वजह से अगर ये 94 में आपका गिर जाए तो उसमें आपका उस ऑर्डर का क्या होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका, द ऑर्डर इज एक्टिवेटेड एंड इमीडिएट एग्जीक्यूटेड एट 94। दूसरा है आपका, द ऑर्डर इज एक्टिवेटेड एंड द कन्वर्ट्स इनटू ए लिमिट सेल ऑर्डर एट 92 व्हिच विल एग्जीक्यूट एट द 92 और हायर। तीसरा है आपका, द ऑर्डर इज एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट्स इनटू ए मार्केट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग एट द बेस्ट अवेलेबल बिड। और चौथा है आपका, द ऑर्डर इज नॉट एक्टिवेटेड बिकॉज द प्राइस ड्रॉप बिलो द लिमिट प्राइस। तो इसका सही आंसर होगा आपका, the order is activated and converts into a limit sell order at 92, which will executed at 92 or higher। ए क्यों, क्योंकि जैसे आपको दिखा मतलब जैसे आपको दिख पा रहा होगा, जो आपका जो स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाया गया उस पे आपका ट्रिगर प्राइस डाला गया आपका 90 95, लेकिन स्टॉक आपका डायरेक्ट आपका गिर करके आ गया आपका 94। तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें जो आपका जो स्टॉप लॉस जो सेल ऑर्डर लगा करके रखा था वो आपका ब्रीच हो जाएगा, मतलब वो वाला ऑर्डर आपका एक्टिवेट नहीं होगा और वो वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्केट ऑर्डर में आपका वो वाला कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपका जो लिमिट ऑर्डर जो आपका जो आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते टाइम जो आपका जो ऑर्डर लगाया था वो आपका हो जाएगा आपका लिमिट सेल ऑर्डर। और इसमें आपका जो सेल ऑर्डर जो लगेगा वो लगेगा आपका 92, और जो स्टॉक आपका बिकते हुए टाइम जो भी आपका 92 या 92 के ऊपर जो भी आपका उसमें आपका बेस डील आपको मिले उस प्राइस में आपका वो वाला आपका सौदा आपका निकल जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका आंसर बी। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ए स्टॉक्स फॉल टू मीट द कंटिन्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डेरिवेटिव ट्रेडिंग फॉर 3 consecutive months, व्हाट इज द इमीडिएट रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कोई एक स्टॉक अगर एक आपका क्राइटेरिया डेरिवेटिव का क्राइटेरिया के लिए अगर ये मतलब खड़ा उतरना चाहे तो, लेकिन वो स्टॉक आपका लगातार आपका 3 महीने से वो वाला आपका स्टॉक आपका कॉन्सिक्वेंसेस मन में आपका गिर ही रहा है, तो उसमें आपका इमीडिएट रेगुलेटरी मतलब जो आपका जो रेगुलेटर रहता है आपका मार्केट के अंदर उसका आपका क्या भावना रहेगा उस स्टॉक के प्रति। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका, ऑल एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सिक्योरिटी आर इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ।
दूसरा है आपका नो फ्रेश मंथ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इशूड बट एग्जिस्टिंग ऑन अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड टिल एक्सपायरी। तीसरा है आपका द स्टॉक इज परमानेंटली बैन फ्रॉम द डेरिवेटिव सेगमेंट। चौथा है आपका ए पेनल्टी इज लेविड ऑन द ऑल ट्रेडर होल्डिंग ओपन पोजीशन इन द स्टॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका नो फ्रेश मंथ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इशूड बट द एग्जिस्टिंग अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड टिल एक्सपायरी। ये क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको टेक्स्ट में आपको देख ही पा रहे होंगे कि जो भी आपका मतलब जो भी आपका जो आपका जो कोई स्टॉक का कोई आपका डेरिवेटिव का अगर उसमें आपका एलिजिबिलिटी रहना चाहिए मतलब आपका जो क्राइटेरिया जो है वो है आपका 3 महीने से आपका स्टॉक का ना गिरना। तो इसमें आपका जो 3 महीना आपका स्टॉक गिरता रहा तो इसीलिए उसमें क्या एक्टिव हो जाएगा, इसमें आप अगले महीने में आप कोई भी आपका फ्रेश पोजीशन आपका ओपन नहीं होगा, लेकिन इसमें आपका पिछले महीने का जो भी आपका पोजीशन अभी चल रहा है मतलब जो आपका जो अभी तक आपका बना हुआ है वो आपका उस मंथ का आपका एक्सपायरी तक आपका वो सभी पोजीशन आपका एक्टिव रहेगा। तो सही आंसर होगा आपका आंसर बी। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका ए कंपनी अनाउंसेस ए बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 3:5। व्हाट इज द एडजस्टमेंट फैक्टर दैट विल बी द अप्लाइड टू द स्ट्राइक प्राइस एंड द मार्केट लॉट ऑफ इट्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक कंपनी एक आपका बोनस इशू किया 3:5 के रेशियो के अंदर। तो उसमें जो आपका जो एडजस्टमेंट जो फैक्टर क्या आपका बैठेगा और जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस और मार्केट के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसका क्या आपका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी एक कंपनी कंपनी का जब अभी आप देखें कि 3:5 आपका बोनस अनाउंस हुआ तो इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका 3 शेयर आपका 5 शेयर आपका रहेगा तो आपको 3 शेयर मिलेगा। तो इसमें आपका टोटल आपको कितना शेयर मिलता है एक बोनस इशू के अंदर, उसमें आपको मिलता है आपका 8। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका 0.6, दूसरा रहेगा आपका 1.6, तीसरा रहेगा आपका 1.67 और चौथा रहेगा आपका 2.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1.6। वो क्यों? क्योंकि जैसे कि एक बोनस इशू के अंदर जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जो आपका आपका आपके पास जो पहले से शेयर था वो था आपका 5 और दूसरा आपका जो बोनस में जो इशू आपको मिला वो रहा आपका 3। मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इशू इशू जो मिला मतलब पहले से आपके पास जो था उसके साथ आपको बोनस मिला वो आपका डिवाइड हो जाएगा आपका नए सिरे से मतलब जो पहले जो आपके पास आपका शेयर रहता था उससे। तो इसमें क्या हुआ आपका 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब इसका आपका सही आंसर होगा आपका आंसर बी। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। A company declares an extraordinary dividend. What is the corporate action adjusted for in its future contract? तो एक कंपनी एक आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका डिविडेंड अनाउंस करता है तो इसमें आपका कॉर्पोरेट एक्शन की तरह इसका आपका जो एडजस्टमेंट होगा तो इसमें आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आपको बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो पहला पहला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका द लॉट साइज ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्रीज प्रोपोर्शनली। दूसरा है आपका ऑल ओपन पोजीशंस आर कैरिड फॉरवर्ड एट द डेली सेटलमेंट प्राइस लेस देन द फुल डिविडेंड अमाउंट। तीसरा है आपका द फ्यूचर्स प्राइस इज नॉट एडजस्टेड बट इन द इक्विवेलेंट कैश क्रेडिट इज गिवन टू ऑल लॉन्ग पोजीशन होल्डर। चौथा है आपका द कॉन्ट्रैक्ट इज कंपल्सरी इज सेटल एट द लास्ट ट्रेडेड प्राइस बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन जो आपका ऑल ओपन पोजीशंस आर कैरिड फॉरवर्ड एट द डेली सेटलमेंट प्राइस लेस द फुल डिविडेंड अमाउंट। तो इस ये क्यों? क्योंकि आपको जैसे मतलब टेक्स्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा जो आपका जो हर एक जो पोजीशन आपका ओपन होकर के आपका कैरी होता है हर एक सेटलमेंट के अंदर तो उसमें आपका जो स्टॉक आपका कोई भी आपका कंपनी आपका जो डिविडेंड अनाउंस करता है तो उसमें आपका क्या हो जाता है आपका जो आपका जो डेली सेटलमेंट का जो प्राइस होता है उसमें उससे आपका डिविडेंड आपका माइनस होकर के वो वाला स्टॉक जो आपका रहता है उसमें आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन द सेल ऑफ ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज इज लेविड एट व्हाट रेट एंड पेएबल बाय whom। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कोई भी एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करे तो उस पे आपका कितने रेट से आपको उसमें आपका अप्लाई होगा मतलब कितना ब्रोकरेज आपको चार्ज करना देना होगा और आपका कौन ये चार्ज आपका पे करेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका 0.125 पेएबल बाय द परचेसर। दूसरा है आपका 0.10% पेएबल बाय द सेलर। तीसरा है आपका 0.02% पेएबल बाय द सेलर और चौथा है आपका 0.02% पेएबल बाय बोथ एंड बायर एंड सेलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका
0.02% पेएबल बाय द सेलर। तो इसका क्या इसका एक क्यू है। तो जैसे कि कोई भी एक सेल, मतलब कोई भी आप फ्यूचर्स सिक्योरिटीज के अंदर आपका सेल करे तो उसमें आपका परसेंटेज, जो आपका जो परसेंटेज जो आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है आपका 0.02%। और आपका जो प्राइस पे करेगा वो प्राइस पे करेगा जो उस स्टॉक का आपका फ्यूचर सेल कर रहा है, मतलब आपका सेलर। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। A clearing member who is also a trading member and can clear their own trade, their client trade as well as the traders of trades of the trading members is also known as। तो ये मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ट्रेडिंग मेंबर, कोई एक ट्रेडिंग एक क्लियरिंग मेंबर के अंदर जो आपका ट्रेडिंग मेंबर होता है, उसका जो खुद का जो ट्रेड होता है, मतलब जो आपका ट्रेड करता है, तो उसमें आपका जो ट्रेडिंग मेंबर जो ट्रेड करता है वो कौन से नाम से आपका परिचित है। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका, ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, एससीएम। दूसरा होगा आपका प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, पीसीएम। तीसरा है आपका ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। और चौथा है आपका कस्टोडियल पार्टिसिपेंट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। वो क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपका डायरेक्ट जो आपका जो डेफिनेशन जो आपका प्रोवाइड होता है, मतलब कोई भी एक ट्रेडिंग क्लियरिंग बॉडी से, तो उसमें आपका एससीएम जो आपका जो खुद कोई भी आप ट्रेड नहीं कर पा, आपका नहीं, आपका ट्रेड आपका नहीं आपका क्लियर कर पाएगा, लेकिन उसमें आपका क्या हो गया, जो आपका पीसीएम है, मतलब आपका प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, वो भी आपका ट्रेड नहीं आपका क्योंकि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ही वो मेंबर होता है जो आपका खुद का ट्रेड आपका स्क्वायर अप कर सकते हैं, और उनका जो भी आपका क्लाइंट है उनका भी आपका ट्रेड आपका स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। तो इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, for a stock to be considered for a reintroduction into the derivative segment after the being excluded, it must fulfill the eligibility criteria for a continuous period of। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक आपका इंट्रोडक्शन के अंदर आपका कोई भी एक आपका स्टॉक कंसीडर हुआ, तो उसके बाद वो वाला उस पे आपका डेरिवेटिव सेगमेंट में आपका वो वाला आपका वो आपका निकल गया। तो इसमें आपका कौन सा वाला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, तो उसमें आपका पीरियड आपको क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका 3 मंथ, दूसरा है आपका 1 ईयर, तीसरा है आपका 6 मंथ और चौथा है आपका 1 मंथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 6 मंथ। क्योंकि जैसे कि आपको देख ही पा रहे होंगे कि जो स्टॉक आपका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मिनिमम उसको आपका 6 मंथ का आपका टाइम उसको देना ही होगा, क्योंकि वो आपका री इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर। तो उसीलिए आपका 6 मंथ आपका उसका मैंडेटरी है आपका उस कूलिंग पीरियड के अंदर रहना। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। तो इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, ए डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी, for this dividend to be the classified as extraordinary and trigger an adjustment in the derivative contract, its value must to be at or above। तो इसका क्या मतलब, कोई भी एक आपका डिविडेंड एक कंपनी अनाउंस किया, तो उसमें जो आपका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डिविडेंड के कारण जो उसका जो आपका एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ, उसमें आपका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका किससे ज्यादा और कितना होगा। इसका आपका पहला ऑप्शन है आपका 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, दूसरा है आपका 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, तीसरा है आपका 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, और चौथा है आपका 1% मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि जो भी आपका 2% का आपका मार्केट वैल्यू, मतलब जो भी आपका डिविडेंड आपका मिलता है, वो सभी आपका 2% ही, मतलब 2% के करीब या 2% से कम ही रहता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो इसमें जो भी आपका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डिविडेंड अगर आपका 2% से ज्यादा दिया, तो उसमें आपका जो स्ट्राइक का प्राइस होगा वो आपका पहले आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा डिविडेंड देने के बाद। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन आपका, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ए फॉर एन एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू द कॉर्पोरेट एक्शन इज टू इंश्योर दैट द डेथ रिमेन द सेम एज फार एज पॉसिबल ऑन द कम डेट और एक्स डेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक फंडामेंटल बेसिस, मतलब कोई भी एक एडजस्टमेंट के कॉर्पोरेट एक्शन के दौरान कोई भी एक एडजस्टमेंट ड्यू डेट के कारण कोई भी कितने कितने वक्त तक और कौन सा वाला चीज आपका जो आपका नियरेस्ट पॉसिबल काम डेट के अंदर, मतलब जो आपका जो डेट दिया गया है उसके अंदर आपका बना रहे।
तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो आपका लॉट साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आपका ओपन इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है आपका वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट, और चौथा है आपका स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट। वो क्यों? क्योंकि जब भी मतलब आपको देख ही पा रहे होंगे कि जब भी कोई भी स्टॉक का जो आपका जो जब उस पे आपका एडजस्टमेंट होता है तो उसमें आपका जो वैल्यू रहता है कोई भी पोजीशन का आपका मार्केट पार्टिसिपेंट का, उसका आपका उसी दिन के अंदर वो वाला जो कॉर्पोरेट एक्शन हो जाता है तो उस पे आपका एडजस्टमेंट आपको करना आपका बनता है। तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से एक बार लाइक कीजिए। इस आज के वीडियो में इतना ही। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज, जो भी आपका एनआईएसएम 8 एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को दो चीज के ऊपर ध्यान दे के आपका एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि पहला चीज है आपका, आप जो आपका एनआईएसएम 8 एग्जाम का जो भी आपको चैप्टर दिया गया है उस सारा चैप्टर को आप कितनी बार और कितने ध्यान से आप पढ़ करके जा रहे हैं। और आप एनआईएसएम और दूसरा चीज है आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब जो एग्जाम पैटर्न है उसको आपको बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से आपको देख करके एग्जाम देना देना चाहिए। क्योंकि एनआईएसएम 8 एग्जाम मतलब एनआईएसएम का कोई भी आप एग्जाम उठा करके देख लीजिए, उसका आपका एग्जाम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, वो रहेगा आपका एमसीक्यू टाइप। तो इसमें क्या हो जाता है, एमसीक्यू जब आपका क्वेश्चन आता है आप उसके पहले आप कितनी बार और कितनी देर तक आप उस चैप्टर को, और उसके बाद आप कितनी बार आप उस चैप्टर का एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, उसमें आपका एग्जाम पास करना या फेल करना बहुत हद तक आपका डिपेंड हो जाता है। तो इसीलिए मैं और मेरा पूरा nismseries.com का पूरा टीम मिल करके एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही आसान एक आपका एमसीक्यू मॉड्यूल लेकर के आए हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा एनआईएसएम 8 एग्जाम का लास्ट 5 साल का क्वेश्चन, उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ आपको मिलेगा एनआईएसएम 8 एग्जाम का हर एक चैप्टर का एक बहुत ही शानदार एक आपका स्टडी नोट, और उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड टाइम आप इसका जो भी आपका एमसीक्यू टेस्ट है वो आप दे सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड है हमारे वेबसाइट nismseries.com को जरूर से एक बार विजिट कीजिए। उसके बाद जो भी आपको आपके लिए प्लान अच्छा लगे तो आप उस प्लान को आप लेकर के बढ़ सकते हो आगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। एनआईएसएम सीरीज का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साइट nismseries.com को भी जरूर विजिट कीजिए। और इसके साथ ही आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उस सारे डाउट को आपका क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद।